अस्सलाम वालेकुम जी, फिंजीनी कंसल्टिंग से मोइज़ आपके साथ है जी। बजट आया, हमने आपके साथ कुछ डिस्कशन करने का सोचा। मैंने कहा जी कुछ सेगमेंट्स में हो सकता है ये आपके साथ डिस्कशन करूं मैं अभी, या फिर हो सकता है कि मैं आपके साथ ये एक इन डिटेल थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए हमारी। तो मैं इसको ज़रा कोशिश करूंगा कि ज़रा तेज़ तेज़ हम करें ताकि हमारी तरह हर हर एंगल पे हमारी निगाह जा सके। अच्छा जी, बजट हमारा आज का जो आया है इसको जो वो बजट की जो उन्होंने पेश किया तो उन्होंने कहा जी ये एक्सपेंशन का बजट है। जी बजट को पहले समझ लें जी, एक्सपेंशन के बजट से क्या मुराद है और इससे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के बजट से क्या मुराद है, जिसको अपोजिट मैंने खुद ही बनाया है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन का बजट का तो मतलब ये होता है कि जनाब हम हाथ सुकेड़ के काम करेंगे, और एक्सपेंशन का बजट ये है कि हम उसमें खर्चा करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, अवाम के ऊपर पैसे खुद लगाएंगे। ये बात जुज़वी तौर पे तो ठीक है कि उन्होंने कोशिश की है कि एक्सपेंशन की जाए, लेकिन वो एक्सपेंशन उन्होंने पैसा लगा के नहीं की। इन्होंने जो एक्सपेंशन करने का सोचा है वो सोचा है टैक्सेस को रिड्यूस करके। ठीक है, ये भी अल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कुछ पेचीदगियाँ भी हैं जिनको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। आए हम थोड़ा सा वन बाय वन चलते हैं। मैंने वही एरिया निकाल लिया है जी जहाँ से हमारी ये जो है ना नीडफुल एक्टिविटी जहाँ से हमारी चलेगी, मैं उससे आगे आपको लेके चलूँगा। यहाँ से जो है वो हमारे जो बजट के प्रेजेंटर थे उन्होंने कहा जी जनाब स्पीकर, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने पॉलिसीज़ तजवीज़ की हैं जिसमें से मईशत के कारोबार मईशत को दोबारा मुस्तहकम करने में और कारोबार पे चढ़ाने में, कारोबार को अच्छे लेवल पे चढ़ाने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है जी, वो कोरोना को सबसे पहले एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं जी कोरोना सबसे बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है, नो डाउट इस वक्त नो डाउट दुनिया का सबसे बड़ा इशू कोरोना है। लेकिन इसका आपके बजट से मेरा नहीं ख्याल है कि आप अगर इस्लाहात देने लगे हैं तो आप ये कहें कि जनाब कोरोना होगा तो मैं कुछ मसला हल करूँगा। तो कोरोना को अब आपने ज़ेर नज़र ही रखना है और आपके उसके होते हुए ही काम करना है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को यही चाहिए कि अब कोरोना के साथ ही हमें एडजस्ट करके फ़िलहाल चलना है। जिस तरह से दीगर बीमारियां हैं, कैंसर है और भी बीमारियां हैं, हमने सबके साथ कोप अप किया है। और ये कौम तो मुजाहिदों की कौम है, तो हम लड़ झगड़ के कामयाब हो ही जाते हैं। एनी हाउ जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनाब, ये सबसे पहले एरिया खोलते हैं जी कस्टम का। ठीक है, हाँ जी, ये कुछ मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ, ये मेरे पास लिखी हुई हैं जो इस बजट का पार्ट ही। अगर आप सफ़ा नंबर 14 पे जाएंगे तो आपको वहाँ बड़ी मिल जाएंगी। जनाब स्पीकर, अगले साल के बजट की तफसील ये है, कोरोना से पैदा मुश्किलात के तनाजुर में ये बजट इस बुरानी सूरत हाल से निपटने के लिए तश्कील दिया गया है। मईशत की रफ्तार कम होने का खदशा है, इसलिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत है। तो हम एक्सपैंड करेंगे इसको। ठीक है जी, बजट 2020-21 की हिकमत अमली की नुमायाँ खदोखाल ये हैं। नंबर 1, इसका पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इससे फिर आगे आपको इनकी सारी अप्रोच समझ में आएगी, तो ये इसको समझ लेना बेहतर है। तो कहते हैं जी बजट 2020-21 की हिकमत अमली की नुमायाँ खदोखाल ये हैं, आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि कुछ टैक्सेस कम भी किए गए हैं और कुछ एबॉलिश कर दिए गए हैं, कुछ को मिनिमम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और कुछ टैक्सेस को इन्होंने सिर्फ एक टैक्स मुझे ऐसा नज़र आया है एजुकेशन वाला के 2 लाख से ऊपर का अगर आपका एजुकेशन एक्सपेंस है और आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 100% ऑफ दैट टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा आगे चल के हम इस पर डिटेल में बात कर रहे हैं, तो उसके अलावा आपको ऐसा कोई टैक्स मुझे भी नज़र नहीं आया। तो ये किसी हद तक बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुजव्वज़ा टैक्स मराहत मुआशी सरगर्मियों को तेज़ करने में मददगार साबित होंगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये होंगी साबित, लेकिन इसके साथ एक बाय प्रोडक्ट भी आएगा। एवरी ट्रेजेडी हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स एंड एवरी बेनिफिट हैज़ इट्स ओन कॉस्ट। तो ये आपको अच्छा खासा इसमें कॉस्ट भी आपको नजर आएगी जो इनको अच्छी खासी मुझे मेरे ख्याल में अगले साल इनको भुगतनी पड़ सकती है। कोरोना अखराजात और माली खसारे के माबैन तवाज़ुन कायम रखना। अच्छा जी, ठीक है, खसारे और जो है ना उसको मिलाना चाह रहे हैं। प्राइमरी बैलेंस को मुनासिब सतह पर रखना। माशरे के कमज़ोर पसमानदा तबकात की मदद के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत समाजी अखराजात का अमल जारी रखना। मैं इसे जुज़वी तौर पर इख्तलाफ करता हूँ जी। ये इस तरीके से आवाम को तो कोई डायरेक्ट रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, वो लोग जो ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं उन्हीं को एक दफ़ा फिर से दोबारा हेल्प आउट शायद मिल जाए। IMF प्रोग्राम को कामयाबी से जारी रखना। ठीक है, कोरोना की तबाहकारियों से निपटने के लिए अगले माली साल में भी आवाम की मदद जारी रखना। पहले कौन सी मदद हुई है मुझे तो कभी नज़र नहीं आई, ये मेरी ज़ाती राय है जी। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि जनाब ये हुकूमत की राय है, उन्होंने कुछ बड़ी ही अच्छी सी अपनी कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन मुझे अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई अमल दरामद नज़र नहीं आया। इवन हॉस्पिटल्स में भी आधा कोरोना के 2 से मैं खुद ज़ाती तौर पे
मेरे 2 से 3 घर के बच्चे डॉक्टर्स हैं और उनको किट्स जो हैं वो 2-2 3-3 महीने के बाद मिली हैं। तो इवन उनमें से 2 डॉक्टर्स तो हमारे, मैं नाम नहीं कोट करना चाहता, मीडिया पे मौजूद है, तो उन बेचारों को तो कोरोना से गुजरना पड़ा इस वजह से। एनी हाउ, तरक्याती बजट को मौजूद सतह पर रखना ताकि मुआशी नमू में इजाफे के मकासद पूरे हो सकें, रोज़गार के मौके पैदा हो सकें, मुल्क के दिफा और दाखिली तहफ़्फ़ुज़ की, ये तो आम बात है जी, आर्मी का बजट होता है तो वो आर्मी को तो देना ही होता है ना जी, वरना इस साथ हमारे मोहल्लेदार बैठे हैं, ठीक है। टैक्सों में गैर ज़रूरी रद्द-बदल के बगैर मुहासिल की वसूली में बेहतरी लाना। सर बेतहाशा टैक्सेस चेंज हुए हैं, तो इसको तो बिल्कुल ही फजूल बिल्कुल बात की गई है यहाँ पे, मैं ऐसे बिल्कुल जो है ना वो इत्तफाक नहीं करता। तामीराती शोबे के लिए मराद बशमूल नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वसाइल मुख्तस किए गए हैं। नो कमेंट्स, आगे चलते हैं। खसूसी इलाकों यानी साबका फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी फंड्स रखे गए हैं ताकि वहाँ, ठीक है, वेरी गुड, करना चाहिए। वज़ीर आज़म की क़यादत में खसूसी इक़दाम और प्रोग्रामों मसलन कामयाब जवान सेहत कार्ड, बिलियन ट्री, सुनामी वगैरह का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, वेरी गुड। जो इन्वेस्टमेंट की है उसका हिफाजत होनी चाहिए। कफ़ायतशारी और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी यकीनी बनाई जाएगी। इन्होंने बहुत इस दफ़ा दावे से भी ये बात की है कि जी हमने बड़े खर्चे कम किए हैं, लेकिन मुखालिफिन इसके अपोजिट बोलते हैं, तो इसमें मेरी कोई राय नहीं है जी, मुखालिफिन इसके ख़िलाफ़ बोलते हैं। अच्छा जी, मुआशरे के मुस्तहिक तबकात को टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए सब्सिडी निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी बजट में ऐसी नई सब्सिडी, ऐसे नए तरीके से कोई सब्सिडी दी गई है। ये लफाजी ज़्यादा है जी, काम कम है। NFC अवार्ड पर नज़रसानी की जाएगी, ठीक है, इट्स ओके। ये टोटल था जी, जो जिसकी बेस के ऊपर ये कहते हैं जी हमने अब ये इस सारे बजट को तरतीब दी है। इसकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो मेरे ख्याल में अब हम उसको अगर हम जाकर देखें, और मैं इसमें से सीधा एरियाज़ ले रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट डायरेक्टली रेलिवेंट टू द कॉमन पीपल हैं, मोस्ट डायरेक्टली रेलिवेंट टू द कंसल्टेंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंट्स, और वो लोग जो कि कारोबार कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली रेलिवेंट हैं। मैं उनके ऊपर डायरेक्ट जा रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई सुनाई है कि हमने पूरे साल में क्या किया है, और इसके दौरान में उन्होंने कहा जी हम इस तरह से इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। मैं वो 2 एरिया स्किप कर रहा हूँ, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको इसकी एक कॉपी, ओरिजिनल कॉपी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। वैसे ये गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, जहाँ से मैंने उठाया हुआ है जी। ये वेबसाइट है जी finance.gov.pk। आगे जाके साइट के ऊपर ना वो बजट की किताब सी बनी हुई है, उस किताब के ऊपर आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको सारा बजट, कमेंट्री, वो सारी चीज़ें खोल देगा। तो वहाँ से अगर कोई लेना चाहे तो वहाँ से ले ले, वरना जी आप मुझ गरीब को कहेंगे तो मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अच्छा जी, बजट 2020-21 का खाका। अगले साल के बजट का आदादोशुमार पर रोशनी डालते हैं। ये आदादोशुमार आप खुद पढ़ लीजिएगा जी, इसमें मुझे ऐसी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती कि जिसकी हमारी डिस्कशन की हमें ज़रूरत है, तो मैं इस एरिए को स्किप कर रहा हूँ कि ये आदादोशुमार बनकर क्या बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये जब एक्चुअल में जब होंगे तो पिछले सालों को आप देखें तो पता लगता है कि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके होंगे। तो वो जो वेरिएशन आएगी, जब वो आएगी, जब दिखेगी, फिर पता लगेगा कि हुआ क्या है। एनी हाउ, हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं जी। कस्टम एक्ट में तब्दीली। कस्टम एक्ट 1969 में तजवीज़ करदा तब्दीलियाँ पेश करूँगा। मुझे ये ऐलान करने में बेहद खुशी महसूस होती है कि एक्सपोर्ट रिबेट के बगैर किसी इंसानी मदाखलत के एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में बराह रास्त मुंतकिली करने का खुदकार निज़ाम खुदकार बनाया जा रहा है। रिबेट स्कीम तकरीबन 1/2 के बाद तब्दील की जा रही हैं और रिबेट क्लेम को आसान तर बनाया जा रहा है। ये सर बिल्कुल दावा सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें काफ़ी हद तक बात हुकूमत की बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जी, और उसके बाद है जी खाम माल वगैरह। अब वो उसके भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स ये वाले इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये आप सबके नॉलेज में ऑलरेडी हैं कि ये जनाब 200 टैरिफ लाइंस पर कस्टम ड्यूटी की शरह में कमी की गई थी, मकामी इंजीनियर को बढ़ाई दी गई थी, बढ़ोतरी के लिए कोशिशें की गई थी, स्मगलिंग के लिए जो है वो हौसला शिकनी की गई थी, माशरे की गुर्बत के तबके की मदद की गई थी, सप्लीमेंट्री फूड बनाने वालों की मदद की गई थी। ये बातें वो पुरानी कहानियाँ जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा जी, इसी तरह से कस्टम अथॉरिटी के इख्तियारात में कमी। अच्छा, स्मगलिंग की सज़ाओं को अकली और जामे बनाने के लिए कम से कम सज़ा देने वाले कानून को मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है ताकि कस्टम हुकाम अपनी मर्ज़ी से स्मगलिंग में मुलविस किसी शख्स को छोड़ ना सकें। ये कदम बेहतर भी है और इसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट भी है। पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर अगर किसी आप ऐसे इदारे को जिसके पास ऑलरेडी पावर्स हों तो उसको कंट्रोल करना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। आपके सामने है जी, ये यहाँ पे जो आपका मॉडल टाउन का वाक़या है, या आपके पास वो जो एक फैमिली मार दी थी जिसके सिर्फ बच्चे बच गए थे बेचारे,
तो ये इस किस्म का जो है अथॉरिटी किसी को देना स्मगलिंग के मामले में, तो ये एक इस पे कंट्रोल करना फिर एक बहुत बड़ा टास्क होगा गवर्नमेंट के लिए। तो इसका कंट्रोल अगर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेती तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल या गवर्नमेंट की रिट नहीं रहती तो इसका बड़ा मिसयूज़ होने का चांस है। कस्टम के कानून में एडवांस रूलिंग की शमूलियत, ये एक मुसलमा हकीकत है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ शफाफियत और इनका काबिल अमल होना सरमायाकारी को फ़रोग़ देता है। इसी बुनियाद पर एडवांस रूलिंग के नज़रिए को कस्टम कवानीन में शामिल करने की तजवीज़ दी जा रही है, जो कि आलमी सतह के बेहतरीन तरीक़ेकार के मुताबिक है। एग्रीड, बात दुरुस्त है। सेल टैक्स और FED, अब मैं सेल टैक्स एक्ट 1990 और FED एक्साइज एक्ट 2005 के हवाले से तजवीज़ पेश करूँगा। अच्छा जी, क्या जी रिलीफ क्या है जी? गैर रजिस्टर शुदा अफराद से कौमी शनाख्ती कार्ड की वसूली की शर्त। अच्छा जी, पिछले 2 साल में हुकूमत का ये टारगेट था कि टैक्स बेस बढ़ाई जाएगी, और उसके लिए उन्होंने ये पहला कदम उठाया था कि 50,000 रुपये से ऊपर की आपने कोई भी परचेजिंग करनी है तो आपको अपना शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, आपने फ़रोख्त करनी है तो आपने शनाख्ती कार्ड लेना है और वहाँ रजिस्टर करके देना है। बहुत सारे लोगों ने इसको रिजेक्ट किया, बड़े मसाइल हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर अमल भी किया। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ एक अच्छा कदम था। ये एक अच्छा कदम एक और बढ़ा रहे हैं कि वो उसको लाख रुपए तक ले गए हैं। इसको 50,000 रुपये से उठा के इस लिमिट को लाख रुपए पे ले गए कि लाख वाले से आप शनाख्ती कार्ड ले लें। चलें, ये बात इसलिए ठीक है कि वो कारोबारी जो छोटा कारोबारी है और घर दुबक के बैठा हुआ था कि यार आई विल बी एक्सपोज्ड और मैं बहुत ज़्यादा लिटिगेशन में आ जाऊंगा, लेकिन ये अनडॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी से ये बात इनको हटाएगी। बाकी ये एक अच्छा एक कदम है, लेकिन मैं इस लिहाज से इसकी कभी भी फेवर नहीं करूँगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन को रोकती है, ये डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ है। खुसूसी परहेज़ी ग़िज़ा की जो डाइटेटिक फूड होती है बच्चों के लिए स्पेशल ज़रूरत होती है, जिनको आम खुराक हज़म नहीं होती, वेरी गुड, उनके लिए आपने सब्सिडी दे दी है, बिल्कुल कोई इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मेडिकल पर्पज़ के लिए कोई भी चीज़ आएगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वेरी गुड। अच्छा जी, कोड 19 से मुतल्लिक सेहत के साजो सामान इक्विपमेंट के दरामद पर इस्तिस्ना में तोसी 20 मार्च 2020 को जारी किया था इन्होंने 237(1/2020। ये एक सर्कुलर आया था जिसके ज़रिए से इन्होंने गवर्नमेंट ने लोगों को कहा था कि जनाब आप जो भी इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं डायग्नोस्टिक के लिए, या आप वो इक्विपमेंट इंपोर्ट करके वो दे रहे हैं उन इदारों को जो डायग्नोस्टिक कर रहे हैं कोरोना की वजह से, तो उसके ऊपर हम आपसे कोई जो है ना वो टैक्स नहीं लेंगे। वो इसके अंदर एक्सपेंशन चाहते हैं। ठीक बात है, पाकिस्तान में कोरोना बढ़ रहा है, ऑन गवर्नमेंट फिगर्स, हॉस्पिटल की फिगर्स, सारी फिगर्स देखी जाए तो कोरोना बढ़ रहा है। हमारी अवाम माशाल्लाह बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं करती, हमारे सबके यही रोना है, लेकिन हम भी नहीं करते। लेकिन चलें, इसके वो जो डायग्नोस्टिक का जितना भी इक्विपमेंट आएगा उसके ऊपर उन्होंने मजीद इस्तिस्ना की जो है ना हिकमत अमली दे दी है। बेज़ाब्तगियों को दूर करना, सेल टैक्स एक्ट 1990 की 11वीं शेड्यूल को बेहतर करना। सेल टैक्स एक्ट के मौसर इतलाक़ के लिए ये तजवीज़ किया जा रहा है कि 11वां शेड्यूल तब्दील किया जाए ताकि गैर रजिस्ट्रान एक्टिव टैक्स पेयर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर से टैक्स की वसूली यकमुश्त की जाए। इससे मुल्क में टैक्स फाइल करने के रुझान को फ़रोग़ मिलेगा। ये बात कुछ ज़रा एम्बिगुअस सी है, ये किस तरह से करेंगे इस प्रोसेस के ऊपर ज़रा नज़र रसानी की ज़रूरत है। फिर इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? ये कंट्रोल मुझे पूरे बजट में ना कंट्रोल बहुत वीक होते हुए नज़र आए हैं गवर्नमेंट के। रिट ऑफ द गवर्नमेंट मुझे बड़ी वीक होती हुई नज़र आई है। मुझे ये समझ नहीं है गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कैसे करेगी। एनी हाउ, पहले ही पाकिस्तान में तवाफुल मुल्की इतनी है, लेकिन पहले कुछ इक़दाम ऐसे किए गए थे कि जिससे चीज़ें ना ऑटो चेक में आ रही थी। या तो शायद गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो चुका है FBR का कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को डिटेक्ट कर लेगी कि किससे कितना लेना है, तो वो फिर ये बात तो समझ में आती है, वरना ये समझ में नहीं आती। सेहत आमा के इकदाम, दरामदी सिगरेट और तम्बाकू के मुतबादिल सब्सटीट्यूट और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर FED की शरह में इजाफा कर दिया है इन्होंने जी, वो 100% कर दिया है। फिल्टर रॉड्स पर आयद FED जो है वो 75% पे ले आए हैं। अच्छा जी, एनर्जी ड्रिंक्स जितने भी हैं जी उसके ऊपर जी FED बढ़ गई है, 13% हो गई है। 13% थी पहले, अब 25% हो गई है। अच्छा जी, डबल कैबन गाड़ी जो थी पहले उसको ना ये लोडर गाड़ी की कंसिडरेशन में लेके आते थे, लेकिन ये बात हकीकत है कि डबल कैबन की गाड़ी को लोग अब अपनी जो है ना शान शौकत दिखाने के इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, और ये रुझान वाकई ज़्यादा है। और इसी को उन्होंने यहाँ पे जो है ना कैटर किया, और उन्होंने कहा जनाब ये अब जो आपकी है वो नॉर्मल जो लग्जरी कार्स है उसकी लिस्ट में आएगा और इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये बिल्कुल ठीक फैसला है इनका, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, पोटाशियम क्लोरेट की रेट में इजाफा, उसका परसेंटेज ऑफ रेट में इजाफा किया है
और वो बहुत सारी जो है ना मसनूआत में इजाफा इसका यूज़ होता है, ख़ासतौर पे माचिस वगैरह में। तो उसके अंदर भी 70 से बढ़ा के 80 रुपये अलहदा से पैसे लेते हुए 17% सेल टैक्स इसके अलावा है। तो वो इतलाक़ किया है, सवाए इसके गवर्नमेंट मशीनरी डिफेंस वगैरह को अगर देनी है पोटेशियम क्लोरेट तो उसमें नहीं होगा। खैर ये गवर्नमेंट को, ये आवाम को तो इसका बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि इसकी यूटिलिटी बहुत कम है, बहुत छोटी लेवल की है, लेकिन है सही। बेहतरी के इकदाम जनाब स्पीकर, खाम माल की एशिया में गैर ज़रूरी वेस्टेज या लिमिट का तयन किया गया। अच्छा, हो ये रहा था कि खाम माल में लोग क्या करते थे कि अपनी वेस्टेज बहुत दिखा देते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, हर सेक्टर के अंदर हम मैन्युफैक्चरर को कहेंगे कि जनाब आप अपनी वेस्टेज को कंट्रोल करें, इससे ज़्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छा कदम है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं दिखानी चाहिए, जो बनती है वेस्टेज उतनी ही दिखे। और इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, अगर 10 फैक्ट्रियाँ एक वेस्टेज बना रही हैं और 11वीं को कोई मुसीबत है तो वो अपना प्रोसेस ठीक करे। अच्छा जी, शिक नंबर 73 के दायरा कार में तोसी ट्रांजैक्शन जो काबिल कबूल नहीं। टैक्स बेस के दायरा कार में पॉलिसी के इकदाम के जरिए तोसी के लिए शिक 73 में तरमीम की गई है, ताकि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को पाबंद कर दे कि वो किसी भी माली साल में गैर रजिस्टर्ड अफराद को 100 मिलियन रुपए तक की अशिया फराहम कर सकते हैं। 100 मिलियन तक की चीज़ें आप दे सकते हैं जनाब, ठीक है जी। 1 मिलियन 10 लाख, 100 मिलियन तक आप दे सकते हैं। तो 100 मिलियन तक का सामान आप दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हजरात किसी को भी दे सकते हैं, इससे आगे अब आप नहीं दे सकेंगे। अब ये तजवीज़ किया जा रहा है कि तमाम रजिस्टर्ड सप्लायर्स को भी दर्ज वाला हिदायत, अच्छा वो तो पाबंद थे, आप जिनको माल दिया है ना सप्लायर्स को, उनको भी पाबंद कर रहे हैं कि जनाब आपने भी ये जो है ना आगे 100 मिलियन से ज़्यादा वाला काम नहीं करना। अच्छा कदम है, इससे ज़रा कंट्रोल रहेगा, पता लगता रहेगा, लेकिन इसको डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे ये प्रोसेस अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। सेल टैक्स एक्ट 1990 के 12वें शेड्यूल में तब्दीली, मैन्युफैक्चरर्स का अखराज 12वें शेड्यूल दरामद के वक्त 3% के साथ। अच्छा हाँ, ये अच्छी बात है, 12वें शेड्यूल में जब आप दरामदात करवाते थे तो आपको 3% ऑफ द जो है ना वैल्यू एडिड टैक्स लगता था, रादर देन टू बी ऑन अ फुल रेट। तो उसको कुछ लोगों को वो मिल रहा था और कुछ को वो नहीं मिल रहा था, तो वो उन्होंने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। कस्टम ड्यूटी 16% से कम हो, मैं पढ़ देता हूँ इसे जी। लेकिन खाम माल और सानवी एशिया की सूरत में वैल्यू एडिड टैक्स सिर्फ इस वक्त दस्तियाब है जब कस्टम ड्यूटी 16% से कम हो। इस शिक से मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, चुनाचे ये तजवीज़ की जाती है ज़बान को सादा बनाया जाए और खाम माल और सानवी एशिया सेकेंडरी आइटम्स, मतलब जो भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें जो सेकेंडरी आइटम्स होते हैं उसको भी 3% पे ही लेके जाएंगे आप, वरना आपको नॉर्मल रेट लग जाता था अदर चीज़ों पे। आप एक चीज़ बना रहे हैं जो कि आ रहा है 12 शेड्यूल में, 12 शेड्यूल में आने की वजह से आपको 3% लग रहा है उसका, ठीक है जी, दरामद के टाइम के ऊपर। अब दरामद के टाइम के ऊपर आप उसका 3% दे रहे हैं वैल्यू एडिड टैक्स, और बकाया चीज़ें जो शामिल हुई हैं वो उसकी वजह से बढ़ जाता था टैक्स। वो अच्छा किया है इन्होंने कि जी वो जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो 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 उसके अंदर एडिशनल प्रोडक्ट्स उसमें शामिल होनी है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी साइमल्टेनियस सेम रेट कर दें। अच्छा इफेक्ट है इसका, आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्मूथ होगी इससे। अच्छा, सीमेंट का शोबा हमारी मीशत का नहायत अहम शोबा है। वज़ीर-ए-आज़म का तमीराती पैकेज, ये जी प्योरली मैं सॉफ्ट अल्फाज में कहूँगा कि जो इंडस्ट्रियल तबका है, जो कि डेवलपर्स कहते हैं या जिनको हम कहते हैं बिल्डर्स, ये उनको एक फ़ायदा दिया गया है। इस सेक्टर में क्या किया जी, पिछले साल में इस शोबे में फील्ड की एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाकर 2 रुपये किया गया था। सीमेंट की पैदावार में हालिया कमी के पेश नज़र इसको 2 रुपये से कम करके 1.75 पैसे कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये देख लें कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी कॉमन पर्सन को नहीं आ रहा, ये फिर वही बिल्डर्स को ही फ़ायदा आएगा। फील्ड बिल्डर से या डेवलपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे ग्रॉस रूट लेवल पे मेरा नहीं ख्याल है कि आता है, तो इसका ग्रॉस रूट लेवल इफेक्ट कोई नहीं आना, ये ऊपर ही ऊपर बेनिफिट्स हो रहे होंगे। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में चीज़ों की बहक सरकार जब्तगी, ये एक बहुत अच्छा इन्होंने उठाया है जी फैसला, मैं इसके ज़बरदस्त हक में हूँ। इन्होंने आपको कहा है जनाब एक्साइज के तहत आपने कोई चीज़ अपने पास रजिस्टर करवाई हुई है और आपने अगर टैक्स ना दिया, फाइलर ना बने, तो सर आपकी चीज़ जब्त कर लेंगे। गाड़ी आपकी, मोटरसाइकिल आपकी, एक्साइज में जो चीज़ आपकी लिखी हुई है, खाली बैंक अकाउंट अब नहीं ब्लॉक करेंगे। कहते हैं जनाब चीज़ों को जब्त करने के कानून को वुसअत देते हुए फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में दर्ज तमाम चीज़ों पर इस कानून के लागू करने की तजवीज़ है। इसमें FBI को टैक्स इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। ये बहुत अच्छा एक कदम है। इसके साथ इन्होंने एक और बेनिफिट भी दे दिया ना आपको। पहले जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट थी वो आप बगैर इजाज़त के जितनी दफ़ा मर्जी चाहें आप उसको चेंज कर सकते थे,
अब इन्होंने ये कह दिया कि नहीं जनाब, अब आपकी बैलेंस स्टेटमेंट भी अगले आपको कमिश्नर से इजाज़त लेनी पड़ा करेगी, कमिश्नर से इजाज़त लिए बगैर आप अपनी बैलेंस स्टेटमेंट नहीं चेंज करेंगे। तो ये बहुत अच्छा हो गया। इससे जो लोग नाजायज़ तौर पर चीज़ें छुपा रहे थे और बकाया लोगों को उनका बोझ उठाना पड़ रहा था, वो ज़रा थोड़ा सा सही होगा। ये वाहिद कंट्रोलिंग फैक्टर्स मुझे 2 नज़र आए थे, अच्छे थे ये। अच्छा, सेल टैक्स अफसरान की टैक्स ऑर्डर को तब्दील करने के इख्तियारात में तब्दीली। इनकम टैक्स, सेल टैक्स और FED के कवानीन में मसावत पैदा करने के लिए तजवीज़ है कि अगर किसी टैक्स गुजार ने कानूनी नुक्ते पर अपील की है तो वो एक दरख्वास्त के ज़रिए इस अदालती फैसले का इतलाक़ कराने वाले साइलों पर भी करवा सकेगा। तो ठीक है ये बात, अगर कोई फैसला हो गया तो सबको मिलना चाहिए उसका बेनिफिट, अच्छा चीज़ है। ADRC से मुतल्लिक़ कवानीन में तब्दीली। अच्छा जी, गवर्नमेंट की ये जो ADRC के कवानीन में तब्दीली है, ये इससे लगता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने बेशतर मसले ना खुद रिजॉल्व करें। लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, वकीलों को बिठाएं, अपने मसलों को खुद रिजॉल्व करें, रादर के आप मसलों को लेकर अदालतों में जाएं और अदालती चक्कर लगाते रहें। अच्छा कदम है ये, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक तो बात यह कि आप उन लोगों को शामिल करेंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास टाइम मौजूद है, वो आपसे फीस शायद ज़रूर चार्ज करें, लेकिन वो आपको लॉजिकल आंसर्स देंगे, इलॉजिकल नहीं देंगे। अच्छा खैर, मैं आपको ये बात यहाँ और एक ऐड करता चलूँ, अदालत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अदालत तो कभी भी जा सकते हैं, जस्टिस का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। लेकिन ये कहते हैं आप ADRC से अपना फैसला करा लें। अच्छी बात है, पहले आप फैसला और जगह ही करा लें, फड्डे आपने ज़रूर ज़्यादा बड़े करने हैं, बहुत अच्छी बात है। टैक्स गुजार के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो अपील के फॉर्म से अपनी अपील वापस ले। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या वकील जिसके टैक्स के शोबे में 10 साल का तजर्बा हो या कोई मशहूर बिजनेसमैन ADRC का कारकुन बन सकता है। ADRC की कमेटी में मौजूद केस पर टैक्स वसूली की स्टे की सहूलत होगी। देखो यार, कितना मज़ेदार काम इन्होंने कर दिया है कि ADRC को एम्पावर कर दिया है कि अगर आपसे टैक्स की वसूली लेनी है तो वहाँ से आप स्टे ले लें। इसका मतलब है आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है। अगर टैक्स गुजार 60 दिन के अंदर अपनी अपील वापस ले लेता है तो कमिश्नर पर कमेटी का फैसला कबूल करना ज़रूरी होगा। मतलब ये कि ADRC ने फैसला कर दिया, 60 दिन के अंदर अंदर उसने जाके अपील अपनी वापस ले ली, ठीक है। तो जो फैसला कर दिया है कमेटी ने, कमिश्नर ने वो एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब ये आपको बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म दोबारा से मिल रहा है, आप इसे खेल सकते हैं, अपने आप को बिला वजह के टैक्स की पेमेंट्स में, टैक्स के मामलात में नहीं लेके जाएंगे, आप वहीं आपको पहले सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट फॉरम सोल्यूशन है, अच्छा सोल्यूशन दिया है। ये पहले से मौजूद था लेकिन अब इसको ये जो है ना इनेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। वैसे जिस तरह से आपको यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रिब्यूनल आपके पास अवेलेबल है, ये भी आपके पास अवेलेबल है, इसको इस्तेमाल करें। गवादर टैक्स फ्री जोन और गवादर पोर्ट को टैक्स सहूलियत और इस्तिस्ना के लिए 2019 के टैक्स ऑर्डिनेंस के कवानीन के फाइनेंस बिल 2020 में शमूलियत, बहुत अच्छी बात है। गवादर को प्रमोट कर रहे हैं। FED एक्ट के तहत नॉन ड्यूटी पेड आइटम के कवानीन के दायरा कार को बढ़ाना, बगैर FED की अदायगी के बहुत सी एशिया की तैयारी और फ़रोख्त की मद्देनज़र तजवीज़ है कि सिगरेट और मशरूबात के अलावा तमाम अशिया जिन पर FED लागू होती है, अगर वो बगैर ड्यूटी की अदायगी के पकड़ी जाती हैं तो इन पर कवानीन लागू होंगे, जिसके लिए FED के कवानीन 27 या 26 में तरमीम की तजवीज़ है। तो ठीक है, अच्छी बात है, FED वो लेना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनके रेट्स से मैं अभी बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता। इसमें काफ़ी सारे रेट्स में कमियाँ होनी चाहिए थी, ये मेरी ज़ाती राय है। 9वें शेड्यूल में तरमीम, मोबाइल फ़ोन पर सेल टैक्स कम कर दिया जी उन्होंने, ठीक है जी। उन्होंने कहा जनाब आली सेल टैक्स में हम कमी कर देते हैं, अच्छी बात है। ऑडिट के मामला को इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से सर अंजाम देने का तसव्वुर, एक तरफ इसका फ़ायदा आएगा जी, एक तरफ इसका नुकसान आएगा। अब आपका कंसल्टेंट आपको ज़्यादा तंग करेगा, आपका कंसल्टेंट कहेगा कि आपने जो है ये जो ऑडिट होना है तो ये मैं आपके यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये यहीं से बैठ के मैं आपके यहाँ पे बिहाफ पे वो करवा रहा हूँ। फ़ायदा क्या आएगा कि ये आपकी रिकॉर्डिंग्स हो सकेंगी, रिकॉर्डिंग होंगी तो आपकी चीज़ें फैक्ट्स में चली जाएंगी, प्रॉपर फैक्ट्स में चली जाएंगी मामलात, लेकिन अंडर टेबल बंद हो जाएगा। ये अच्छा इकदाम भी है, ये अच्छे लोगों के लिए अच्छा है और बुरे लोगों के लिए बुरा कदम है, लेकिन ये फिर भी एक अच्छी चीज़ है। एक तो आप इसे कोरोना से बच जाएंगे, दूसरी बात ये है कि आपका कंसल्टेंट और आपकी मूवमेंट कम होगी, इससे फैसला जल्दी हो सकेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर इससे वो ऑफिस ऑर्डर्स भी अच्छे निकाल लें तो शायद कमिश्नर साहब का और बकाया लोगों का जिन्होंने फैसला करना है उनके वर्किंग आवर्स भी ज़रा बढ़ जाएँ, तो फैसले ज़रा जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएँ, तो ये अच्छा इसका इफेक्ट आ सकता है। बोर्ड की डेटाबेस तक फौरी रसाई देना
वो जी कह रहे हैं जी हम कानून साजी करेंगे कि बहुत सारी डेटाबेसेस हैं, जिस तरह से नादरा है, जिस तरह से बैंक्स हैं, जिस तरह से आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिस तरह से आपके कोई और एसेट्स हैं, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, तो कहते हैं हम डेटाबेस से पूरी लेंगे और हम अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के हम आपको उसमें स्क्रूटनाइज करेंगे। अच्छा जी, एक चीज़ और आ रही है यहाँ पे कि विदहोल्डिंग टैक्स रजीम में आसानी कर दी है। फिल वक्त विदहोल्डिंग टैक्स बहुत तवील है, जो ना सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स की निगरानी में पेचीदगियों को पैदा करता है, बल्कि टैक्स गुजारों के लिए कंप्लायंस की लागत को भी बढ़ा देता है। अच्छा, अब उसको आसान बनाने के लिए क्या किया इन्होंने, 9 विदहोल्डिंग टैक्स को तो ख़त्म ही कर दिया ना। 9 विदहोल्डिंग टैक्सेस आर अबॉलिश्ड, इंक्लूडिंग मैरिज हॉल के ऊपर जो था और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे था कि उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स काटना है, तो विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटेंगे अब। ठीक हो गया जी। तो वो वालदैन के ऊपर जो एक बोझ आता था, मैं तो खैर उसको बोझ इसलिए नहीं कहता जनाब, वो इतनी बड़ी अमाउंट के बाद आता था कि मैं कहता था कि यार हद ही हो गई है, इतनी फीस दे रहे हैं बच्चों को। खैर लेकिन आज का तकाजा है जी, हम भी बाल बच्चेदार हैं, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ईपीसी के तहत ऑफ शोर सप्लाईज की टैक्स विद होल्डिंग में कमी। अच्छा, यहीं मैं विद होल्डिंग टैक्स की दूसरी बात को भी साथ ही जोड़ देता हूँ कि विद होल्डिंग टैक्स की पहले स्टेटमेंट जाती थी 165 की बाई एनुअल, अब उन्होंने क्वार्टरली कर दी है कि आपने हर सेमाई के बाद देनी है, सेमाई 3 मंथ्स। आगे चलते हैं। ईपीसी के तहत ऑफ शोर सप्लाईज की टैक्स विद होल्डिंग में कमी। नॉन रेजिडेंट पर 30% की मौजूदा शरह बहुत ज़्यादा है, लिहाजा बैन अवी म्यार के मुताबिक इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस इकदाम के लिए सी पैक के मनसूबों की तामीर भी ज़रा आसान हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग कमेटी या ये जो ईपीसी के तहत जो ऑफ शोर सप्लाईज की टैक्स की विद होल्डिंग है, उसके रेट्स को उन्होंने कम करने की तस्दीक दी है। कितना कम करना है ये अभी तक लिखा नहीं आया। दरामदात पर टैक्स में कमी, ठीक है, एग्रीड होना चाहिए। 5.5 से लेके कम करके इन्होंने क्या कर दिया, खाम माल को 2% पे ले आए हैं। और जनाब मशीनरी के ऊपर 5.5 से कम करके कितने ले आए, 1% पे ले आए। वेरी गुड, अच्छी चीज़ है। ये वो दो चीज़ें हैं जिनको जोड़ेंगे तो आपको प्रोडक्शन करेंगे। और भाई इससे अच्छा टाइम कोई नहीं है। कोरोना की वजह से आधा दुनिया बंद है, आपको जो चीज़ चाहिए आप खुद बनाएं। अच्छी बुरी बनाएंगे बाद में अच्छी बन जाएगी। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक अच्छा कदम है। इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा कदम है। उनको चाहिए कि इस टाइम का और इन मराहत का फ़ायदा उठाएं। कारोबारी खराजात की नकद अदायगियों की हद में इजाफा, ये एक ऐसा बात की है इन्होंने जिससे मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। ये एक ऐसी बात हुई है यहाँ पे, ये कहते हैं जी कारोबार में सहूलत और कारोबार की लागत में कमी के लिए सेक्शन 21(1) के मौजूदा हद को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जा रहा है। मतलब 25,000 रुपये तक आप कैश के अंदर परचेजेस कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन उड़ जाएगी। 25 करते हुए ऑलरेडी लोग 10 की इतनी गेम चलाए खड़े हैं, तो 25 की करते हुए बहुत ज़्यादा जो है ये मिस अप्रोप्रिएशन का हाथ खोल रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपने 5,000 रुपये का नोट जारी किया था। आप 10,000 रुपये का नोट जारी कर देंगे तो ब्लैक मनी और होनी शुरू हो जाएगी। 25,000 रुपये का नोट जारी कर देंगे तो और ब्लैक मनी होनी शुरू हो जाएगी। यही काम इन्होंने आगे क्या किया जी, इसी तरह कारोबार में एक अकाउंट हेड में हद को मौजूदा 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए पे ले गए। ठीक है, कारोबारी को इस वक्त ये आसानी है, कारोबारी का ये बेनिफिट है कि वो इस वक्त अपने सरमाए के साथ खेल सकता है। लेकिन मैं ये भी बात अर्ज करता चलूं कि ये 1 साल का बजट है, आगे क्या होगा ये नहीं पता हम सबको, लेकिन ये फिर भी कारोबारी के हक में है। अब इससे कंट्रोल डिस्ट्रॉय होता है। अब वो जो लिमिट थी उसके बाद क्या करना होता था, बैंकिंग चैनल के जरिए देना होता था, करना तो कुछ नहीं होता था। तो बैंकिंग चैनल अच्छी चीज़ थी, तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चल रही थी, कंट्रोल आसान था। आगे चलते हैं जी। इसी तरह कारोबारी अफराद की सहूलियत के लिए तनख्वाहों और उजरत देने के लिए नकद रकम की हद को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। तो मैं इसके भी कोई बहुत ज़्यादा हक में, इस एक शेक के मैं बहुत ज़्यादा हक में नहीं हूँ। उसकी सिर्फ एक रीज़न यही है कि डॉक्यूमेंटेड चलना चाहिए इकोनॉमी को। जितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास कंट्रोल होगा। जितना अच्छा कंट्रोल होगा उतनी जो हमारी इनकम है, जितनी हमारी कमाई है वो हमारे अच्छे हाथों में फ्लोट हो सकेगी, ब्लॉक नहीं होगी। तो ब्लॉक होने से बचने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को डॉक्यूमेंट करें। तो वाजिब टैक्स निकल जाएगा, बाकी सारा वाइट मनी हो जाएगा, मेजॉरिटी मनी वाइट हो जाएगी। जब वाइट मनी हो जाएगी तो आपको वाइट मनी से काम करना आ जाएगा। तो अच्छी चीज़ थी ये। लेकिन अगर इससे कारोबारी को सहूलत और आसानी मिलती है और वो ईमानदारी से काम करता है तो फिर इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। मेरे ख्याल में इससे भी फिर ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। लेकिन बात वही खड़ी है कि ईमानदारी इसमें शर्त है। आगे चलते हैं जी। अफराद और एओपी को किराए की आमदन से अखराजात की इजाज़त, ये बहुत अच्छी इजाज़त है जी।
बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है और वो उससे किराया लेते हैं और उससे खाना खाते हैं, और वो उससे रिकॉग्नाइज ही नहीं करवा सकते जब साल के बाद किराएदार कहता है कि जी घर में फ़लाँ चीज़ की टूट फूट हो गई है, फ़लाँ मुरम्मत करा कर दें, चूना कलियाँ करवा दें, ये करा दें, वो करा दें, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नुकसान हो गया है। जिस तरह मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे, उनके जो है वो घर में निचला पोर्शन उन्होंने किराए पे दिया हुआ था, उधर आग लग गई थी। तो वो जो एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो एक्सपेंसेस को उन्होंने कहा जी आप उसमें से लेस करके ना बकाया इनकम को आप अपना टैक्सेबल बनाया करें। ये बहुत अच्छी शिक है, मुझे इससे बड़ा मतलब जहनी सुकून आया। ये आम आदमी के फ़ायदे की शिक है। बैरूनी महसूलात की हौसला अफजाई, फॉरेन रेमिटेंस को कहते हैं जी हौसला अफजाई होगी, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, बाहर से आने दें पैसे। समंदर पर पाकिस्तानी सेविंग बिल में सरमायाकारी का फ़रोग, अच्छी बात है। फ़ॉरन जो है एक बिल इन्होंने इशू किए हैं जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अच्छी चीज़ है। मरकज़ी इनकम टैक्स रिफंड, ये कदम एक वाहिद कदम आया है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब आपने उधर जो मेरा आपको कहना है कि वो लोग जो आपके मैन्युफैक्चरर कंपनी एक्सपोर्टर थे, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अपनी सप्लाईज देते थे, उनको फ़ौरन रिफंड मिल जाता है। उनको फ़ौरन रिफंड मिल रहा है तो वो ट्रस्ट से काम कर रहे हैं। ये लोग भी अगर इनको फ़ौरन रिफंड मिलेगा और सेंट्रलाइज्ड मिलेगा, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होगी, तो लोग ट्रस्ट करेंगे इसके ऊपर। जब लोग ट्रस्ट करेंगे तो काम चलेगा, कारोबार बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा फैसला है इसका। हज ऑपरेटर के लिए इस्तस्नियात, हज ग्रुप ऑपरेटर्स के लिए इन्हें गैर मकामी अफराद को अदायगी करते वक्त सेक्शन 152 के तहत टैक्स कटौती से मुस्तस्ना कर दिया गया है। ये तो बेचारे इस वक्त बहुत ही पुअर किस्म के हालात में पहुंच चुके हैं। हज ब्लॉक, उम्रा ब्लॉक, बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं जी इसमें, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक जो है ना इस वबा को हम पर से उठा ले, ताकि ये इन लोगों का कारोबार खुले, अल्लाह का दर खुले, हम जा सकें, हम मिल सकें। अच्छा जी, 200 सीसी तक गाड़ियों के एडवांस टैक्स से खारिज होने की तशरीह, उन्होंने तशरीह कर दी जी। 200 सीसी तक की अगर कोई गाड़ी है, रिक्शा हो गया, मोटर बाइक हो गई, मोटर बाइक रिक्शा हो गया, ये इस तरह की चीज़ें जो डाले डुले लेके फिर रहे हैं, छोटे छोटे बना के लोग कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब ये इससे हम जब आप खरीदेंगे हम आपसे इसके अंदर से एडवांस टैक्स नहीं लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये मिलना चाहिए था, अच्छा चीज़ है, अच्छा कदम, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम। ऑक्शन के नतीजे में वसूल किए जाने वाले टैक्स एक साथ में वसूल किया जा सकता है। ये एक अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया कि जी अगर आपने कोई चीज़ ऑक्शन में ली है और आप उसकी पेमेंट पार्शल कर रहे हैं, टुकड़ों में कर रहे हैं, तो आप उसका टैक्स भी टुकड़ों में पे कर दें। पहले इकट्ठा करना पड़ता होता था। बहुत अच्छी बात है, लोगों को आसानी मिलेगी, ऑक्शन अच्छे तरीके से हो सकेंगी। लेकिन मुझे लग रहा है ये किसी और चीज़ की तैयारी भी है, आई डोंट वांट टू कोट द नेम। अच्छा जी, 153 के तहत कटौती के लिए AOPs या इनफरादी विद होल्डिंग एजेंट्स के बनाने के लिए आमदन की हद में इजाफा। भाई पहले तो सारे के सारे विद होल्डिंग एजेंट थे, अब विद होल्डिंग एजेंट के लिए उन्होंने कहा जनाब हम बढ़ा रहे हैं, 5 करोड़ से उठा के उन्होंने 10 करोड़ पे लगा दिए शर्त, 10 करोड़ तक आपका मामला होगा तो फिर आप विद होल्डिंग एजेंट है, वरना आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। ये भी बात मुझे लगता है कि ये कंट्रोल को डिस्ट्रॉय कर देगी और लोगों को प्राइवेट लिमिटेड से निकाल के, अनडॉक्यूमेंटेड से निकाल के, सिक्योर बिजनेस सर्विसेज से निकाल के आपको किधर ले आएगी, पार्टनरशिप्स में ले आएगी। मुझे डर है कि बहुत सारे कारोबारी हजरात हमारे जो कि पहले ही बहुत सियाने होते हैं, वो हमारे क्या करेंगे, वो एक कंपनी को तोड़ के पहले 5 छोटी छोटी कंपनियां बनाएंगे, वो उसका बढ़ने ही नहीं देंगे वहाँ तक का हिसाब किताब के वो विद होल्डिंग एजेंट बन सके। जब उनको लगेगा कि विद होल्डिंग एजेंट बनने की बारी आ रही है, वो एक और सब्सिडरी बनाएंगे और उसमें से काम शुरू कर देंगे। घर में 20 रिश्तेदार होंगे और 20 कंपनियों के नाम होंगे। तो ये पहले भी होता रहा है, ये एक फ्लॉप मशवरा है जिसने भी दिया है, लेकिन मैं अब इसके कोई और क्या कमेंट कर सकता हूँ। ये बड़ी अजीब गरीब बात इन्होंने की है, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ, ये गलत बात है। हाँ, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट का फौरी इजरा, ये बड़ी अच्छी दे दी है जनाब। 15 दिन के अंदर अंदर आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आपकी बनती है एग्जाम्पशन। आपको लगता है आपको विद होल्डिंग टैक्स से एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए, आप विद होल्डिंग टैक्स आपका ना कटा करे तो आप सर्टिफिकेट लें, आपको 15 दिन के अंदर अंदर वो देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट गवर्नमेंट, ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि जिस बंदे को जो फैसिलिटी मिलनी है वो फौरन मिले। एग्रीड असेसमेंट, इस वक्त तक डिस्प्यूट को हल करने का वाज़ेह निज़ाम मौजूद नहीं, जिसकी वजह से साइलों के मुकदमात सालों तक चलते रहते हैं। इस सिलसिले में तजवीज़ है कि टैक्स गुजार को मुआहदे के तहत टैक्स अदा करके बेजा मुकदमा से निजात दिलाई जाए। भाई आएँ, एग्रीमेंट करें, जो आपने पे करना है आप और हम तय करते हैं, आपने ये पे करना है, ठीक है, मुआहदे के तहत करें, करके उसको पे करें ताकि आप रेगुलराइज हो जाएं। अच्छा कदम भी है, बुरा कदम भी है। अच्छा कदम इसलिए है कि जो तो बिला वजह फंसे हुए हैं, जो हो रहे थे ब्लैकमेल, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मुआहदा है ये अब कैसे होना है, ये इसमें 2 नंबरियाँ होंगी, कैसे होंगी कोई पता नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि उनको बहुत छुट्टियाँ मिलेंगी, जो मौजें करना चाहते हैं वो पहले अपना काम कर लिया करेंगे, बाद में आगे ये कर लिया करेंगे। ये भी बात मुझे
हाजमे की तरफ नहीं लेके जाती हमें। तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम की मजबूती। तनाज़ात के मुतबादिल हल के निज़ाम को मजबूत बनाने और मुकदमेबाजी को कम से कम तजवीज़ है कि मुतासरा टैक्स गुजार के लिए इस निज़ाम के फ़ैसलों को लाजमी तौर पर मानने की पाबंदी नहीं है। इस निज़ाम के तहत होने वाले फ़ैसलों पर अमल सिर्फ इसी सूरत में होगा, लाजमी होगा, जब ऐसा इनकम गुजार फैसले से मुतमईन हो। ये बात भाई मुझे अभी खुद भी क्लियर नहीं है, इस पर और तशरीह की ज़रूरत है। ये मुझे समझ आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बंदे को सच्चा होना चाहिए। इस्तिस्ना के निज़ाम की शफाफियत, वो कहते हैं एग्जाम्शन जिसको देनी है उसको शफाफ होना चाहिए। कैसे शफाफ होना चाहिए ये कोई नहीं पता। कंट्रोल्स कैसे होंगे उसके, हाउ टू कंट्रोल दैट कि वो इस्तिस्ना शफाफ होगा, ये कोई नहीं पता। तो बात है अभी प्रैक्टिकल कैसे होना है ये भी सामने आएगा, तो पिक्चर अभी बाकी है। तालीमी इदारे, कानून पर अमल ना करने के रुझान की हौसला शिकनी के लिए तजवीज़ है कि ऐसे अफराद जो टैक्स गुजारों की एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में मौजूद ना हों, स्कूल की 2 लाख रुपए सालाना से जायद फीस पर 100% जायद टैक्स वसूल किया जाए। एग्रीड। REIT स्कीमों की हौसला अफजाई की जाए। ठीक है जी, छोटे छोटे जो घर बना के बेचते हैं, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर टैक्सेशन की हौसले से खिदमात की हौसला के हवाले से परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट पर टैक्स, ये सिमिलर कर दिया जी। पहले ये डिफरेंट था, अब जो है वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट को नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट दोनों को मिलेगा वही 3%। खसूसी, एक मिनट पढ़ भी लेते हो, हाँ, ताहम खसूसी मुआशी जोन्स के लिए रियायतें। खसूसी मुआशी जोन में कारोबार के क़याम और वहाँ सरमायाकारी और मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई के लिए तजवीज़ है कि खसूसी मुआशी जोन की डेवलपमेंट की जाएगी। वेरी गुड, ये पहले भी हो रहे हैं, लेकिन उसे क्या खातिर खा फ़ायदा आ रहा है इसके ऊपर किसी ने अभी तक कोई कमेंटिंग नहीं की है। इवन इस बजट में भी मुझे नज़र नहीं आई। टॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए शरह में कटौती। टॉल मैन्युफैक्चरिंग पे जी कम हो गया ये टैक्स, उसको कम करके 8 से कम करके 4%, और कंपनियों के लिए और नॉन कंपनीज़ के लिए 4.5% कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद परमानेंट एस्टेब्लिश वाली दोबारा बात आ जाती है एक और। अच्छा, टैक्स बेस में वसअत और कानून पर अमल दरानी की मजबूत बनाने के लिए इकदाम कैसे होंगे जी। एक तो बिजली के अखराजात की ट्रीटमेंट। टैक्स बेस में वसअत की गर्ज से तजवीज़ है कि बिजली के अखराजात की मखसूस शराइत के तहत काबिल कबूल कारोबारी कटौतियों में शुमार किया जाए, जिसमें मौजूदा इस्तेमाल कुनिंदा के मुकम्मल कवायद का इंदराज लाजमी कर दिया जाए। अच्छा एक कदम है, अच्छा कंट्रोल फैक्टर है ये। गैर रजिस्टर्ड अफराद को सप्लाई फराम कराने वाले सनती इदारे टैक्स बेस में वसअत और कारोबारी दस्तावेजी शक्ल में लाने की हौसला अफजाई के लिए तजवीज़ है कि ऐसे कारोबारी अखराजात जो किसी ऐसे सनती इदारे के लिए किए जा रहे हों जो किसी गैर रजिस्टर्ड फर्द को सप्लाई करता हो, इनमें से 80% तक महदूद है। मतलब आप 100% ऑफ द एक्सपेंसेस जो सप्लाई है उसको सिर्फ 80% तक यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, बट ये बहुत इफेक्टिव नहीं आएगा। मालूमात की राजदारी, रजिस्ट्रेशन की मालूमात को दुरुस्तगी और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजवीज़ की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होने के लिए टैक्स गुजारों की प्रोफाइल को अपडेट। हाँ यार, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन आया हुआ है, वहाँ वो पिक्चर भी लगाते हैं और बकाया सारी चीज़ें करते हैं। आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करें ताकि आपका प्रोफाइल का कंट्रोल आपके पास हो, किसी और के पास ना हो। मखसूस इदारों की डाटाबेस तक रसाई, ये वही बात है जी, मखसूस इदारों की डाटाबेस में घुस जाके आपके लिए डाटा सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉर्टिंग लगाएंगे वो। अच्छा जी, ऑटो एडजस्टेड असेसमेंट, ऐसे गोशवारों को जमा करवाना जिन्हें कानून की रूह से असेसमेंट तस्वुर किया जाता है के हवाले से मुतअद्दिद तकनीकी पेचीदगियाँ पाई जाती हैं, इसलिए तजवीज़ दी जाती है। वो कहते हैं जी कंप्यूटर आपकी कैलकुलेशन पहले खुद चेक कर लिया करे। मेरे ख्याल में तो पहले ऑलरेडी चेक कर रहा है, वरना बगैर कैलकुलेशन के जब तक वो टैली नहीं होती बैलेंस शीट आपकी, यानी कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट, तब तक वो डालने नहीं देता, सबमिट ही नहीं करने देता। तो मेरे ख्याल में तो ये ऑलरेडी काम हो रहा है। अब ये इसको और मजीद कैसे शफाफ करना चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये अभी तक इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आई है, लेकिन आना चाहिए। अच्छी चीज़ है ये, आ जाए अच्छी बात है, ऑटोमेटेड सिस्टम में चले। साथ इन्होंने वो सॉफ्टवेयर भी तो दे दिया ना, मोबाइल फ़ोन वाले सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्ट अपनी रिटर्न भी भर सकते हैं। अच्छा जी, बेंच मार्क रेशो के तहत ऑडिट, ये इससे मैं ज़रा इख्तलाफ करता हूँ। बेंच मार्क बड़े ख़तरनाक चीज़ होती है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और मैन टू मैन बेंच मार्क फ़र्क होते रहते हैं। तो जब आप बेंच मार्क सेट करते हैं तो उसकी बेस के ऊपर अगर आप ऑडिट सिलेक्शन करते हैं तो कुछ छोटे और कुछ बड़े भी आ जाते हैं उसमें, जिन बेचारों का रगड़ा नहीं बनता, तो ये बेचारे उस रगड़े में आएंगे। ई ऑडिट, मादनियात पर एडवांस टैक्स की वसूली बढ़ा दिया है जनाब इसको थोड़ा सा। अच्छा, कानून में तजावात के खात्मे के इकदाम, वो कहते हैं जनाब बैंकिंग का सेक्शन 113 के तहत AOP के जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर वो मुख्तलिफ टैक्स ले लेता है।
सॉरी, सेक्शन 113 के तहत अफराद एओपी सेक्शन 113 के तहत लागू है, लिहाजा रेजिडेंट कंपनी के अलावा अफराद और एओपीज मिनिमम टैक्स के दायरा कार में नहीं आते। तजवीज़ है कि नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट टैक्स पर को यकसा किया जाए। अच्छा, इक्वलेंट टैक्स लगाना चाहते हैं ये। कारोबारी आमदन से ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की लागत को हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात आई है जी। हो ये रहा था कि जो कंपनी के नाम की गाड़ियाँ होती थी वो दो तरह की होती थी, या तो वो परचेज होती थी या वो बैंक से लीज कराई हुई होती थी। अच्छा, अब वो जो गाड़ियों को शामिल करना होता था तो उसको वो करते क्या थे, 2.5 मिलियन की हद थी कि आपने इससे ज़्यादा की गाड़ी परचेज वाली जो है ना वो आपने यहाँ पे इसके हिसाब में नहीं डालनी। मैं इसको पढ़ देते हैं चले। बहुत से केसेस में महंगी गाड़ियों को लीज पर लिया जाता है और टैक्स के वाजिब अदायगी को कम करने के लिए कटौती की भारी दावे किए जाते हैं। अच्छा जी, अब वो आप बात समझ में आ गई होगी। आपने लेनी थी 20-25 लाख रुपए की गाड़ी, आपके बिजनेस के लिए बहुत थी। आपने क्या किया, आपने जाके V8 निकलवा ली, इससे भी महंगी गाड़ी फरारी निकलवा ली, वो ला के आपने अपने कारोबार में डाल दी लीज पे। अब लीज वाली गाड़ी के अपने एक्सपेंसेस उधर डालने शुरू कर दिए, वो आपको इजाज़त है अनलिमिटेड तक, उन्होंने उसको रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं, ये नहीं होना, आपको इसको जो है ना खरीद करदा और लीज पर लागे गाड़ियों पर तमाम निज़ाम को यकसा करना है, एक जैसा लेके आना है। ये अच्छा कदम है, लेकिन ये वही बात है, ये आम आदमी की तो कोई बात नहीं हुई इसमें तो है सेठ साहब की बात हो रही। आधे साल के असूल की बुनियाद पर डेप्रिसिएशन की मद में कटौती, ये अच्छा आ रहे हैं जी। एनुअल की बेस के ऊपर आपको लेके जाएंगे, डेप्रिसिएशन हाफ ऑफ द ईयर के ऊपर आ जाएगा। रुझान के खात्मे के लिए तजवीज़ है कि गैर मुल्की शराकतदारों से सूद की कटौती को बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक बनाया जाए। ठीक है, मखसूस इदारों को दिए जाने वाले अतियात के लिए इस्तिस्ना, NPOs और इनके लिए जो है ना आपको फाटा FATF ने जो है ना वो कुछ तकाजे दिए हैं कि अगर आपने इनको देनी है, चैरिटी देनी है या आपने किसी NPO को पैसे देने हैं तो उसका ये लवाजमात पूरे करें, वो अच्छी हैं। तकनीकी और तरीक़ाकार के इक़दाम, मुतालबात की जुज़वी और अदायगी को यकीनी बनाना। अच्छा जी, वेल्थ स्टेटमेंट, ये मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जी वेल्थ स्टेटमेंट को उन्होंने कहा है जनाब आमदन के गोशवारों की सूरत में होता है और इसको नजर सानी को कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत करें, भाई इजाज़त के साथ आएगा वो। एडवांस टैक्स के हिसाबात में मालूमात की फराहमी, अच्छा जी, ये एक अच्छी चीज़ आई है जी। IRS के जरिए एडवांस टैक्स के खुद कार हिसाब किताब के लिए ये तजवीज़ किया गया है कि टैक्स गुजार के लिए लाजिम करार दिया जाए कि इनसे वसूल किए गए टैक्स के हवाले से मालूमात एक तजवीज़ करदा फॉर्मेट की सूरत में फराहम करें। तो जो कुछ होगा उसकी एक इसका मतलब स्टेटमेंट या रिटर्न टाइप की चीज़ जाएगी एडवांस टैक्स की, खाली चलान वाला मसला नहीं लेना। तो वो ऑटोमेटिकली अगर आपका बनता है, कम प्रॉफिट आया है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड भी कम ही बनाए, तो वो ऑटोमेटेड पे लेके जा रहे हैं इसे। अच्छा, गुड इंप्रूवमेंट। कैपिटल गेन के लिए प्रॉपर्टी की होल्डिंग इरसे में, ये मैं इसके खिलाफ हूँ जी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा। ये बेसिकली डेवलपर को फ़ायदा होगा इसका, या लैंड के लोगों को जो बना के बेच रहे हैं उनको फ़ायदा होगा कि 4 साल में तो होल्डिंग पीरियड कर दिया जी, 5 से हटा के। ठीक है, और आगे चलते हैं जी। नॉन रेजिडेंट के लिए 100% विद होल्डिंग टैक्स से छूट। अच्छा, बैनुल-अक़वामी मुआहदे की वजह से तजवीज़ है कि नॉन रेजिडेंट अफराद पर रॉयल्टी की अदायगी, टेक्निकल फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रीमियम और दीगर अदायगियों की सूरत में एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल ना होने की बिना पर लागू होने वाला 100% ज़्यादा शरह वापस ली जाए। ठीक है ये बात। अच्छा जी, शिपिंग के कारोबार को वो कहते हैं जनाब हम 2023 तक जो है ना फिर हमने इस्तिस्ना दे दिया है। वेरी गुड, ठीक है। आमदनी ज़ाहिर करने के लिए आसानी, मौजूदा कानून के तहत एक शख्स जिसकी आमदनी पर फाइनल टैक्स लगता है इसे आमदनी के गोशवारे दफ़ा 114 के बजाय 115 में। अब यही वही वाली बात है, अब आप 2 एरियाज़ को अलग-अलग कर रहे थे, मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट में भी इसको 2 अलग-अलग लोग देख रहे थे, तो जब आप उसको एक स्टेटमेंट में ले आएंगे तो एक ही आदमी को चेक करना पड़ेगा। एक्सपर्टाइज का भी फ़र्क है, या तो यूँ करें FBR के अंदर सारे के सारे अकाउंटेंट भर्ती करें, वकील और अकाउंटेंट भर्ती करें जी, आपके पास कम से कम भी LLB होना चाहिए और आपका कम से कम BCom MCom होना चाहिए, फिर तो ये जाके बात कोई हल होने वाली है। लेकिन जब तक हमारे आम भर्तियाँ हो रही हैं उस वक्त तक तो ये फिर आप वही काम कर रहे हैं कि आप एक आदमी के हाथ में ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसका वो एक्सपर्ट नहीं है। डिपार्टमेंटल आप उसको कितना सिखा लेंगे, वो फिर एक फील्ड से एक एरिया तक रहेगा, वो फिर बाद में गलत फैसले होंगे, फिर वो अपीलों में जाएगा या वो ने जो प्लेटफॉर्म है उस पर जाएगा या वो ट्राइब्यूनल में जाएगा, तो वो आपके लिए फिर आप गवर्नमेंट के लिए ही मुश्किलें पैदा करेगा। अपील करने के लिए अदा की जाने वाली फ़ीस में इजाफा, हाँ जी फीसें बढ़ गई हैं जी, कंसल्टेंट कान खोल लें, 5000 रुपये हो गई है जी फीस अगर आपने कंपनी की केस की अपील डाली तो, ठीक है। अच्छा जी, और 2500 हो गई है अगर आपने बाकी कंपनियों के लिए किया तो, और 1000 रुपये रखी जाए। एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपील के लिए फ़ीस जो है वो 2000 रुपये थी पहले, ठीक है, उसको भी बढ़ा के उन्होंने 5000 और 2500 कर दिया है।
वेरी गुड, फीस बढ़ा दी है, कम भी तो बताओ। एनी आओ, नीलामी के जरिए जायदाद की फ़रोग के सिलसिले में लाइसेंसेज की तजदीद और अदायगी बजरिया इकसाद की वजाहत। ठीक है, ये वजाहत है, ये पहले हो चुका हुआ है। मशीनरी या आलात के इस्तेमाल पर मिनिमम टैक्स, ये बड़ा अच्छा है जी। ये होता ये था कि फ़िक्स टैक्स लगा देते थे, वो फिक्स टैक्स या तो कम होता था या ज़्यादा होता था, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं था। अब इन्होंने कहा मशीनरी या आलात के इस्तेमाल के ऊपर जो है ना वो टैक्स जो आपका होगा वो मिनिमम होगा, आप उसको एंड पे कैलकुलेट करेंगे। 165 की स्टेटमेंट आपने सहमाई तौर पर देनी है, ये बात हो चुकी है। सेल टैक्स एक्ट के जो रिकवरी पावर है उसको वो कहते हैं जी इनकम टैक्स एक्ट में भी ले आएँ ताकि रिकवरी हो सके। गैर मनकूला जायदाद की फ़रोख्त पर आमदन के सिलसिले में टैक्सों में रिलीफ, ठीक है जी, वो 8 से 4 साल कर दिया है और 50% तक इसका रिलीफ आ गया है। ये है जी हमारा आज का बजट। अच्छा बजट है, कारोबारी एक्सपेंशन की हद तक। कंट्रोल्स के हिसाब से एम्बिगुअस बजट है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कंट्रोल्स कैसे होंगे। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ही आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी दोनों ही इनकॉर्पोरेट हो रही थी, सिंगल मेंबर कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही थी। तो ये दोबारा से सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को हवा देने से तो मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट नुकसान में जा सकती है। ओवरऑल बजट इस वक्त जो है वो अवाम दोस्त बजट आप इसको कह सकते हैं। मेरे हिसाब में इस हिसाब से कह सकते हैं कि जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। आज की गुफ्तगू हम यहीं क्लोज़ करते हैं। आप अपने कमेंट्स दें, अपनी राय दें, अच्छा लिखें, बुरा लिखें, इख्तलाफ राय आपका हक़ है, आप अपना इख्तलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें तहज़ीब के दायरे में रह के इख्तलाफ राय करना चाहिए। तो ओपन टू स्पीच होना चाहिए जी इंसान को। आप अपनी राय लिखें, अपनी बात लिखें, मुझ तक अपनी राय पहुंचाएं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाते हैं। इससे मुझे इम्प्रूवमेंट करने का भी मौका मिलेगा और हम आगे भी नए टॉपिक्स को डिस्कस कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही जी। इंजीनियरिंग कंसल्टिंग से मोइज़ हसन, अल्लाह हाफ़िज़।